हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के 9th क्लास के एग्जाम्स चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो है आपके लिए 9th के सैम्पल पेपर के जो है प्रैक्टिस है वीडियोस में करवा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का होने वाला है, उसका जो सैम्पल पेपर है वो आज हम करेंगे। और इस सैम्पल पेपर के थ्रू जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि यहाँ हम जो है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आप सभी जानते हैं आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 80 मार्क्स का रहता है और जो टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाता है। अब अगर इंग्लिश के पेपर की बात करें तो आपका मेनली इंग्लिश का पेपर जो है 4 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन आपका होता है रीडिंग स्किल्स का, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड सेक्शन आपका ग्रामर का होगा। एक सेक्शन आपका राइटिंग स्किल्स का रहेगा और एक सेक्शन आपका लिटरेचर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो अब अगर इस सैम्पल पेपर को हम देखें तो इस सैम्पल पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए जो है आपका रीडिंग स्किल से रिलेटेड है, जो कि 20 मार्क्स का है। यानी कि इसके अंदर आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। आपको ये पैराग्राफ रीड करने हैं और इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखिए, पैराग्राफ के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए हम आपको एक छोटा सा मेथड बताते हैं जो आपको काफी काम आ सकता है। जब भी आपको किसी पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर करने हो तो आप सबसे पहले क्या करें, आप क्वेश्चंस को रीड करें। क्वेश्चंस को एक बार देख लें अच्छे से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप अपनी पेंसिल उठाएं और पैराग्राफ को रीड करना शुरू करें। अब देखिए, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रहेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़े थे। तो अगर आपको पैराग्राफ पढ़ते समय उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज दिखाई देती है तो आप उस चीज को अंडरलाइन करते जाए। जब आपका पैराग्राफ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप वापस अपना एक एक क्वेश्चन देखेंगे। तो अब क्या होगा कि आपने मेन मेन लाइनें जो है अंडरलाइन करी हुई हैं, तो आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप अपने पैराग्राफ के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ के क्वेश्चंस हम अभी आपको नहीं करवा रहे, हमने इसके आंसर यहाँ देख लिख रखे हैं। आप पैराग्राफ को रीड करें और उसके बाद आप इनके क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ से वीडियो में से देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट करके इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जिसके क्वेश्चन के आंसर जो हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप आराम से इनके स्क्रीनशॉट लें और इनको पढ़ लें। ठीक है। इसके बाद जब आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा 10 मार्क्स का आ गया, सेकंड पैराग्राफ आपका फिर से 10 मार्क्स का है। ये आपको जो है पैराग्राफ दिया गया है, आप इस पैराग्राफ को भी अच्छे से रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद जो आपको इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। देखिए, पैराग्राफ में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पैराग्राफ डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि उस पैराग्राफ के अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। आपको सिर्फ उस पैराग्राफ को ध्यान से रीड करने की ज़रूरत होती है और उसके अंदर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो है इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। तो हम जो है पैराग्राफ के सेक्शन को छोड़ते हैं और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ, जो आपका ग्रामर से रिलेटेड है। ये आपका 10 मार्क्स का सेक्शन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं, ये ज्यादातर फिलअप्स के फॉर्म में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आई हैवंट आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई डैश द टाउन। तो इसमें आपको लीव वर्ब दी गई है। अब आपको बताना है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, या क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो देखिए, अगर सिंस से पहले हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो सिंस के बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या बनती है, लेफ्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई लेफ्ट द टाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी अप द ट्रेन डैश विसल। हरी अप यानी कि जल्दी करो, ट्रेन जो है सीटी बजा रही है। अब देखिए, आपको जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको आप एक बार हिंदी में भी कन्वर्ट करके देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां पे क्या आपको यूज करना है। अब देखिए, इसने कहा हरी अप जल्दी करो, ट्रेन जो है सीटी बजा रही है।
सीटी बजा रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा आपका। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है, ठीक है, और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो प्रेजेंट के लिए क्या बनेगा ये, द ट्रेन इज विस्लिंग। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, हरी अप, द ट्रेन इज विस्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपको एक सेंटेंस दिया गया है, अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पंचुएशंस लगानी थी, पंचुएशंस यूज करके इसको करेक्ट बनाना है। तो करेक्ट क्या बनेगा, अशोका में ए का कैपिटल आएगा, अशोका में ए कैपिटल, ठीक है। अशोका के बाद कोमा, द ग्रेट कि वो एक महान था, अशोका जो था वो बहुत ही महान था। अशोका किसी का नाम आ गया तो नेम का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल आता है, तो ए कैपिटल अशोका, कोमा द ग्रेट, कौन था वो, बहुत महान व्यक्तित्व था एक, तो द ग्रेट, फिर एक कोमा, अडॉप्टेड बुद्धिज्म, उसने क्या किया, उसने अडॉप्ट किया किसे, बुद्धिज्म को। और देखिए बुद्धिज्म भी क्या है, एक आप कह सकते हो एक तरीके से धर्म का नाम है, एक काइंड ऑफ, तो इसमें भी बी क्या रखेंगे आप, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए जैसे इन्होंने बताया कि अशोका प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम है तो ए कैपिटल रखेंगे, ये हमेशा बड़े अक्षर में आता है, जो महत्वपूर्ण नेम होते हैं उसका फर्स्ट लेटर। द ग्रेट को अलग से एक जानकारी के रूप में दिखाया है, तो हमने वहां पे भी क्या किया, कोमा का यूज किया। नेक्स्ट में आपको मोडाल्स फिल करना है, वॉक स्लोली लेस्ट यू डैश फॉल। अब आपको ये याद रखना है कि लेस्ट के बाद हमेशा ही शुड का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ ये चीज आप हमेशा याद रखें कि लेस्ट के साथ हमेशा ही शुड का प्रयोग होगा, चाहे आपका कैसा भी सेंटेंस हो। तो ये आपको सिंपल याद ही रखना है, तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड फॉल, ठीक है। इसके नेक्स्ट है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है किसे, ही नोज में। ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, जो आपका स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ही नोज मी में मी से, मी को जब आप ऑब्जेक्ट है, मी को जब सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो वो आई हो जाएगा, ठीक है, आई एम। और हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो नॉन बाय, और जो हमारा ही क्या था, सब्जेक्ट था, उसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट में जाकर ही का हिम, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, आई एम नोन बाय हिम। देखिए वॉइस का सिंपल सा रूल होता है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं हम, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है लास्ट में, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप ही नोज मी का क्या बना दिया, आई एम नोन बाय हिम। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है आपको, सेंटेंस दिया गया है, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सेड टू को हमेशा आस्क्ड में बदलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन में हमेशा सेड टू की जगह आस्क्ड आ जाता है, ठीक है, कि पूछा है, ठीक है। और वर्ब जो होती है उसको भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज। इस था तो इसकी जगह वॉज, क्योंकि हमेशा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया, आस्क्ड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रपोजिशन से रिलेटेड है, ही इज सुपीरियर मी। तो आपको सुपीरियर के साथ बताना है क्या आता है, तो आपको हमेशा याद रखना है सुपीरियर के साथ हमेशा ही टू का यूज होता है। ये चीजें कुछ चीजें होती हैं जो इंग्लिश में आपको लर्न याद ही रखनी पड़ती है, इनके कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, आपको सिर्फ रिमेम्बर ही करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से ये भी एक चीज है कि सुपीरियर के साथ हमेशा ही टू का यूज होता है, तो क्या बनेगा, ही इज सुपीरियर टू मी, ठीक है।
आप कभी भी सुपीरियर देन में, सुपीरियर फ्रॉम में ये चीजें यूज नहीं करोगे। सुपीरियर के साथ हमेशा ही टू का यूज करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपको डिटरमाइनर यूज करना है। विल यू गिव मी डैश वाटर। तो देखिए ये क्या है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें आप कुछ मांग रहे हैं या किसी को कुछ देने की बात कर रहे हैं, तो वहां हमेशा ही सम का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, विल यू गिव मी सम वाटर। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सम कहाँ यूज होता है और एनी कहाँ यूज होगा। तो सम पॉजिटिव जो सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनके केस में हमेशा सम का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल का यूज करना है। आई सो डैश वन आइड मैन यस्टरडे। अब इसके अंदर आर्टिकल क्या आएगा, ए का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक वचन यानी कि सिंगुलर पर्सन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि वन आइड मैन, देखिए वन को आप कैसे लिखते हैं, वन। ठीक है, ये देखना है आपको। आर्टिकल के अंदर एक रूल होता है, जो हम वोवल इंग्लिश के अंदर तो आप कॉन्सोनेंट और वोवल की बात करते हैं, अगर आपको हिंदी में देखना है तो जिसको आप स्वर और व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर जैसे आपके जो आ ई वो चीजें आपके स्वर में है, व्यंजन क से लेकर आ जाते हैं सारे। ठीक है, अब वोवल का रूल आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते कि ओ आया है, ओ तो एक वोवल है और तो इसका मतलब यहाँ पे एन आना चाहिए, नहीं। आपको यहाँ ये देखना है कि जब आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं अगर, तो अगर ये व्यंजन आ रहा है, वो व्यंजन में है, तो हम इसके पहले ए ही लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ये एक ट्रिक है जो आपको काफी जगह पे यूज आ सकती है, आप इसको काफी जगह पे आर्टिकल के केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज दिया गया है एक आपको, व्हाट हैव यू डन टेल मी। आपको इसको क्लोज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्लोज में कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये एक। ठीक है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे सही से, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। ठीक है, तो ये सही से एक सही क्रम हो जाएगा। क्लोज का मतलब होता है उसको सीक्वेंस के अंदर लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश ऑनर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑन 26 जनवरी 2024। ठीक है, अभी यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, प्रिंसिपल एंड टीचर, कि उन दोनों को ही जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दो लोगों की बात हो रही है, तो क्या हो गए, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, वर ऑनर्ड। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है ये तो, कि प्लूरल है, दो लोगों की बात हो रही है, तो वर ऑनर्ड आ जाएगा। एक की बात करते सिंगुलर होता तो वॉज ऑनर्ड। नेक्स्ट है, ही वर्कड हार्ड डैश फेल्ड। उसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, येट का यूज करेंगे, क्योंकि उसने मेहनत करी तो वैसे उसे सफल होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा कि उसने मेहनत करी लेकिन वो असफल हो गया। तो जब इस तरीके के ऑपोजिट दो चीजों की बात करते हैं हम, तो वहां पे येट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वर्कड हार्ड येट फेल्ड। ठीक है, तो ये आपका ग्रामेटिकल सेक्शन था। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन सी है, वो आपका राइटिंग स्किल से रिलेटेड आएगा, जो कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आपका रहेगा। आपने सुना होगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, तो ये सेक्शन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा। इसके अंदर क्या है, आपको इन्होंने जैसे कि यहाँ दिया है, यू आर राज ऑफ हाउस नंबर दिस, यू प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 20 कंप्यूटर्स फॉर योर कोचिंग इंस्टीट्यूट with Infotech Computers Gurugram. Now, due to some reasons, you want to cancel that order. Write a letter to the manager of Infotech Computers Gurugram requesting him to cancel your order. यानी कि आपको एक लेटर लिखने को कहा गया है, उन्होंने एक कंडीशन दे दी है, आपको उस कंडीशन के बेस पे लेटर लिखना है। तो ये लेटर भी हमने आपको यहाँ जो है एक फॉर्मेट के अंदर लिख कर दिया है। आप इस लेटर को रीड करके आसानी से ही इससे मिलते जुलता लेटर जो आपके फाइनल एग्जाम में अगर आता है, तो उसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आपने किसी को इस तरीके का लेटर लिखना है,
ठीक है। तो इस तरीके के लेटर का फॉर्मेट ये रहता है कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। तो आपको इस लेटर के अंदर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें जो एड्रेस दिया गया है कि आप यहाँ इस पते पर रहते हैं, तो आपने अपना एड्रेस वहीं से स्टेटमेंट से देकर लिख दिया, हाउस नंबर 78, मॉडल टाउन, रेवाड़ी, हरियाणा। और जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप किसको लेटर लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं द मैनेजर, इन्फोटेक कंप्यूटर्स, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है। जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा, आपका अपना पता। ठीक है, कि आप कहाँ से पत्र लेटर लिख रहे हैं। फिर जिसको आप लेटर लिखना है उसका एड्रेस, जिसे लेटर लिखना है। ठीक है, उसका संबोधन आ गया, द मैनेजर, इन्फोटेक कंप्यूटर्स, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, रिक्वेस्ट टू कैंसिल कंप्यूटर ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल से, डियर सर और मैडम। ये एक संबोधन होता है जो आपको हर लेटर में लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद अब आप उनसे एक जो है इनफॉर्मल तरीके में, आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 20 कंप्यूटर्स, मैंने जो है 20 कंप्यूटर्स का ऑर्डर किया था, ऑर्डर प्लेस किया था, फॉर माई कोचिंग सेंटर इन रेवाड़ी। कहाँ के लिए, मेरे कोचिंग सेंटर के लिए जो कि रेवाड़ी में है। बट नाउ, लेकिन अब, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, कुछ पर्सनल कारणों की वजह से, आई एम अनेबल टू गो अहेड विद दिस ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर को जो है फुलफिल नहीं कर पाऊंगा या एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस ऑर्डर को रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आई काइंडली आस्क यू टू कैंसिल दिस ऑर्डर, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल दिस मे कॉज, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर इसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की परेशानी हुई हो। प्लीज लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, कृपया अगर इससे जुड़ी कोई भी मदद की आवश्यकता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है। तो इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है ये सेम टू सेम वर्डिंग लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ आपकी एक हेल्प के लिए किया है। देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, थैंक यू फॉर योर हेल्प, यूअर्स सिंसियरली। ये चीजें लेटर के एंड में आपको पता है आती ही आती हैं। उसके बाद फिर से आपका नेम और आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ जो ये लेटर है आपका एंड हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप लेटर को आसानी से लिख सकते हैं। इसके ये ऑप्शन में आपको एक और भी दिया जाएगा कि आप इन दोनों में से जो भी चाहे वो कर सकते हैं। सेकंड और के ऑप्शन में इसके दिया गया था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ फॉर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर क्लासेस इन योर स्कूल। ये एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी है अब आपको, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी है कि आपके स्कूल के अंदर वो कंप्यूटर क्लासेस का अरेंजमेंट करें। ठीक है। तो फॉर्मल लेटर सिंपल आप स्टार्ट करते हैं हमेशा, टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, हरियाणा। सब्जेक्ट क्या है आपका, रिक्वेस्ट फॉर कंप्यूटर क्लास अरेंजमेंट इन स्कूल। फिर वही जो संबोधन लिखेंगे आप, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर आप अपने बारे में बताएंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल के अंदर 9th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक अरेंजमेंट फॉर कंप्यूटर क्लासेस इन आवर स्कूल, मैं आपको ये प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर क्लासेस का अरेंजमेंट करें। लर्निंग कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टूडेज वर्ल्ड, कंप्यूटर सीखना जो है हमारे लिए आज की इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट विल हेल्प अस इन आवर स्टडीज एंड प्रिपेयर अस फॉर द फ्यूचर, ये जो है हमारी स्टडीज में भी हेल्प करेगा और हमें हमारे फ्यूचर के लिए तैयार करेगा। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट कंप्यूटर क्लासेस सो दैट वी कैन लर्न एंड इम्प्रूव आवर स्किल्स, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करवाएं ताकि हम जो है अच्छे से सीख सकें और अपनी स्किल्स को अच्छा और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, हम इसके लिए आपके बहुत
आभारी रहेंगे। और फिर लास्ट में वही फॉर्मल लेटर का जो एक फॉर्मेट होता है, थैंक यू, यूअर सिंसियरली, आपका नाम, आपकी क्लास, आपके स्कूल का नाम और आपकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, ठीक है, जहां आप रहते हैं, मतलब कि उस जगह का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये एक फॉर्मल लेटर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो राइटिंग स्किल से ही रिलेटेड सेकंड चीज जो आपको मिलेगी, उसमें भी आपको कुछ इस तरीके का मिल सकता है। जैसे कि इसमें इन्होंने दिया है, यू हैव ए कार, यू वांट टू सेल इट, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट। अब आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, ठीक है, उस कार को सेल करने के लिए किसी भी लोकल न्यूज़पेपर के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपका जो एग्जाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो चुका है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सेक्शन है कंप्लीटली आपकी कॉम्पिटेंसी यानी कि आपकी दक्षताओं को जांचने के लिए बनाया गया है। अब देखिए, हम आपको इस एडवर्टाइजमेंट का भी जो उदाहरण है, आपको यहाँ एग्जाम्पल हमने बनाकर दे दिया है, ताकि अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए मिले एग्जाम के अंदर, तो आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए सबसे पहले फॉर सेल, यानी कि आपने जो भी चीज सेल के लिए आपने लगा रखी है, बेचने के लिए, तो पहले आपने वो चीज हाईलाइट कर दी कि फॉर सेल, की बेचने के लिए। अ वेल मेंटेन्ड कार इज अवेलेबल फॉर सेल। एक वेल मेंटेन्ड कार जो है सेल के लिए, बेचने के लिए उपलब्ध है। उसके बाद आप कार का मॉडल नंबर लिखेंगे, इट इज अ डैश कार मॉडल, जो भी कार का मॉडल है वो लिख दिया। कोमा ईयर ऑफ मेक, कौन से साल की वो बनी हुई है, उसका मॉडल कौन से साल का है वो लिख दिया। इन एक्सीलेंट कंडीशन, फिर आपने बता दिया कि ये जो कार कार का ये मॉडल है, ये इस साल में बनी हुई है और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। द कार हैज बीन यूज्ड केयरफुली एंड हैज गुड माइलेज। जो कार है वो अच्छे से, बहुत ही सावधानी से यूज करी गई थी और उसका माइलेज जो है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर आप नीचे लिखेंगे, इंटरेस्टेड बायर्स कैन कॉन्टेक्ट फॉर फर्दर डिटेल्स, कि जो भी इसे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है वो इस नीचे दी गई जानकारी पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इसमें क्या है, आप अपना नेम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे और आप अपनी लोकेशन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट जो है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको दी गई है, किसी भी चीज को बेचने से रिलेटेड दी गई है, तो इस सेम फॉर्मेट के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसके और में जो आपको दिया गया है वो है, यू आर द एग्जामिनेशन इंचार्ज ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द commencement of half yearly exams and their instructions। आप क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक नोटिस लिखना है, और नोटिस किस लिए, किस तौर पे लिखना है कि आप एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं। तो एग्जामिनेशन इंचार्ज के तौर पर सबसे पहले आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट आ गया कि आपका नोटिस किस चीज के रिगार्डिंग है। तो हाफ ईयरली एग्जाम शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग। इसमें क्या किया फिर आपने, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द हाफ ईयरली एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम द 10th of March 2025। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो पहले आपने इन्फॉर्म कर दिया कि इस तारीख से एग्जाम जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं, और फिर आपने नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी। तो ये आप यहाँ से रीड कर लेंगे आराम से। और उसके बाद जब आपने ये कंप्लीट डिटेल देने के बाद फिर आप एक लाइन लिखेंगे, फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। तो नीचे एग्जामिनेशन इंचार्ज का नेम आ जाएगा, स्कूल का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ऑफिशियल नोटिस भी लिख सकते हैं इस सेम फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन डी, जो कि आपका लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। ये पैराग्राफ दिया गया है, ये सारा का सारा जो आपकी टेक्स्ट बुक में से है। ये पैराग्राफ जो आप रीड करेंगे, क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप फिर से इनको स्क्रीनशॉट करके और इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम के अंदर आप इनको आंसर कर सकते हैं। इसके और में सेकंड पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी आप देख लें, इसके क्वेश्चंस को आप रीड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आगे आपको।
जिनमें से आपको जो है कोई भी 2-2 क्वेश्चन करने हैं। इनके भी हमने आपको यहाँ आंसर नोट कर दिए हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको रीड करके लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? तो बिस्मिल्लाह खान को अपना बिग ब्रेक कब मिला था? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 when he performed at the All India Music Conference in Allahabad. His performance was highly appreciated and he became well known across the country. This marked the beginning of his successful career as a शहनाई मास्ट्रो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट कर लें सिर्फ, और उसके बाद इनको आप आराम से पढ़ लें। तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखाई दें तो आप उनका आंसर जो है आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको एक स्टेंजा दिया गया है, आपको ये रीड करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है। स्टेंजा को रीड करके आपको उसके बेस पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आप यहाँ से स्टेंजा को देख लें और क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ नोट किए हुए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी 3-3 मार्क्स के। और ये आपको ऑप्शन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आंसर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें और इनको याद कर लें। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और 3-3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। यहाँ हमने इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको दे रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लें और इन क्वेश्चंस को लर्न कर लें। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका 6 मार्क्स का है और ये भी ऑप्शन में मिलेंगे आपको। 2 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो आप 6 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये आपका इंग्लिश का एग्जाम इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से रीड कर लें और कहीं ना कहीं इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको दिखाई देंगे। तो आप आराम से अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप अपना एग्जाम जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से होगा और आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स जो है अपने एग्जाम में प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।